ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट वीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग ज़रूर पढ़ा करिएगा। और आज सभी जानते हैं कि होली है आप लोग, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली पर आप लोगों को ज़्यादा आर्टिकल देखने को मिलेंगे। वैचारिक अंतर्द्वंद से त्रस्त कांग्रेस, जिस पार्टी के अंदर एक दूसरे को लेकर संदेह का माहौल हो, कल्पना कर सकते हैं कि उसकी दशा क्या होगी। कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जीवन रस का संचार करती होली, ये आप देखते हैं कि प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के साथ अपने मधुर को सबके साथ बांटते हुए बसंत ऋतु मनुष्य और प्रकृति सब में उल्लास का संचार कर देती है। वसंत को कामनाओं के स्वामी कामदेव का पुत्र कहा गया है और उसे काम का सेनापति भी कहा जाता है। बसंत की फागुनी बयार के साथ मन मचलने लगता है। उसी उल्लसित मन का प्रकाश होली के उत्सव में अभिव्यक्त होता है, जो आता है और थोड़े समय में ही ओझल हो जाता है। वसंत तरु पादप पशु पक्षी और मनुष्य समेत सबको मत कर उनके अस्तित्व को पुनर्नवा कर देता है। बसंत भारत में रंगों की निराली छटा में दिखता है और तब वायुमंडल में फूलों की गंध तैरने लगती है। पेड़ों पर नए पत्ते और फूल आते हैं और इस बीच बुलबुल और कोयल की बोली भी आमंत्रण देती है। फिरवासी पक्षी भी दूर दूर से आते हैं। रसिया, गणगौर आदि के गीत में बसंत की ही गूंज होती है। बसंत की दस्तक के साथ ही हमारे आंतरिक और बाह्य अस्तित्व में बदलाव का श्री गणेश होता है। वैसे तो बसंत सार्वभौमिक है और कुछ उसी तरह जैसे आदमी के जीवन विस्तार में किशोर और यौवन की अवस्था स्वाभाविक रूप से आती है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति और अनुभूतियां देश काल पर निर्भर करती है। बसंत उत्सव साल भर मनाए जाने वाले उत्सवों में सिरमौर है और यह लोक उत्सव है और लोक यानी सारा का सारा दृश्यमान जगत उसमें सम्मिलित होता है। भारतीय मानस रामकृष्ण शिव जैसे देवताओं को भी इस उत्सव के आयोजन में शामिल करने में नहीं हिचकते और कृष्ण कन्हैया राधा के संग और नटराज शिव गौरी पार्वती के संग रंग बिरंगी होली खेलते हुए न केवल कवि गणों को प्रेरित करते रहे, बल्कि अवधपुरी, ब्रजभूमि और काशी धाम जैसे क्षेत्रों के जीवन में भी अनिवार्य रूप से रस बस गए। रंगोत्सव भारतीय मनोभाव और सामाजिक उद्यम को उजागर करता है। होली के अवसर पर घर गांव से दूर रहने वाले नौकरी पेशा लोग आज भी अपने गांव और मूल स्थान पहुंचने की भरसक कोशिश करते हैं। अपनों के बीच और अपनों के साथ होली मनाने का अपना ही आनंद होता है। छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि के नकली घरौंद से बाहर निकलकर लोग अपने स्वाभाविक जीवन जीने को आतुर होते हैं। वे खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते जुलते और एक दूसरे को बधाई देते और इस अवसर पर बच्चे हों या फिर बड़े बूढ़े सभी अपने घरों पर और आने वाले पड़ोसियों मित्रों के साथ गली मोहल्ले में इस सामूहिक आनंद रस के सागर में तृप्ति पाते हैं। हालांकि समय के साथ इस उत्सव को मनाने के तौर तरीकों में बदलाव भी आते रहे हैं। आज जीवन की गतिशीलता, तकनीकी का हस्तक्षेप और व्यस्तता के चलते महानगरों में खुले मन से आश्वस्ति पूर्वक 2 क्षण बिताना दुर्भर हो रहा है और अब फागुन ना रहकर मार्च हो चुका है, यानी साल भर का ब्यौरा संभालने की समय सीमा का पालन नौकरी पेशा लोगों और कारोबारियों के लिए यह बेहद खास होता है। व्यस्तताओं के अंबार के बीच अपने लिए समय घटता जा रहा है। लोग भी नए दौर के लाचारी को जानने समझने लगे हैं और संपर्क में आ रही कमी को बुरा नहीं मानते। यांत्रिकता के हावी होने के साथ हमारे रहन सहन और उसके तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं और इस शुद्ध सांस्कृतिक आयोजन पर अब बाजार तेजी से हावी होता जा रहा है। रासायनिक तत्वों की उपस्थिति और मिलावट के चलते रंग, अबीर और गुलाल ही नहीं, पकवान में प्रयुक्त मावा आदि स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि सब मिलावट देखने को मिल रहा है। पारस्परिक संवेदना के लिए जगह कम होती जा रही है। फिर प्रकृति की अपनी जिद है। सब कुछ के बावजूद वृक्ष और जंगल सृष्टि के नए मन के संकल्प को जीवित रख रहे हैं। नया वर्ष और श्रवत्सर का आरंभ जीवन में नए ऋतु चक्र का आगाज होता है। फागुन के बाद चैत के महीने में आम के बौर में आम आते हैं। बसंत होली से जुड़े दर्द, उन्माद और माधुर्य
की अनुभूतियों के साथ ढेरों कविताएं लिखी गई हैं। इन कविताओं में विरह का विशेष उल्लेख किया जाता है। होली सामूहिक उल्लास के साथ दृष्टि को समष्टि बनाने वाला उत्सव है। फाग के गीतों में सबको साथ ले चलने की पुकार होती है। इसमें हमें हम और बे के सोच से ऊपर उठना होता है। मत वाला बसंत अकेले और अपरिचित को भी संगियों के बीच बिठा देता है। वह आप देखिए अपनी सीमाओं क्या अब वह अपनी सीमाओं को पहचान कर अपनी सत्ता को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। अपने आवरण छोड़ उसने से बाहर निकलने के लिए चित्त को सक्रिय करता है। होली का उत्सव नीरसता का सांस्कृतिक प्रतीकार है। जीवंतता के साथ सबको साथ लिए चलने के समग्र उत्साह के साथ होली जटिल होते दौर में जीवन रस का संचार करती है। वसंत की आनंद बेटी यही है कि दूसरों को सुखी करो। हम सभी एक सृष्टि के अंग हैं, एक विराट पुरुष और शेष सभी उसी के प्रकाश हैं। एक अनेक होता है। रंगोत्सव हमें अपने अहंकार से मुक्त होने और उदार मन वाला होने के लिए उकसाता है। अपनी लघुता पहचान कर समष्टि का अंश बनने का अनुभव और अवसर देता है। हालांकि स्वयं की परिधि को पहचान कर उसे विस्तृत करने और उससे परे जाने की कोशिश आत्मानुशासन की मांग करती है। अहंकार जब दूर होता है तभी आत्म विस्तार का सिलसिला आरंभ होता है। लेखक शिक्षाविद हैं, इनका नाम है गिरीश और मिश्र। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए इस तरह के जो त्यौहार होते हैं ना, वो एकता के प्रतीक होते हैं, एक इस समाज को एक करके रखते हैं। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि त्यौहार भी फीके पड़ते जा रहे हैं और यहाँ भी आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। होली की ऊर्जा जन्म से मृत्यु तक आंतरिक और बाह्य ऊर्जा के चलते केवल जीवों का ही अस्तित्व कायम नहीं रहता, बल्कि प्रकृति भी ऊर्जा के सहारे अपनी उपयोगिता बनाए रखती है। पंच भौतिक पदार्थों में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर सभी में ऊर्जा तत्व विद्यमान है। क्षिति में ऊर्जा ज्वालामुखी के रूप में, तो जल में ऊर्जा की वजह से जल विद्युत परियोजनाएं संचालित होती हैं और पावक तो ऊर्जा की है, जबकि गगन में बिजली चमकती है तो दूर तक ऊर्जा दिखती है और वायु की ऊर्जा से तमाम संयंत्र चलते हैं। होली, ये आप देखिए होली पर ऊर्जा के रूप में अग्नि की पूजा का जो विधान किया गया है, उसके माध्यम से ऋषियों ने जीवन में ऊर्जावान बने रहने का संदेश दिया है। होली के पर्व में छिपे अन्य भाव को देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाले कल में समन्वय का संदेश भी इसमें निहित है। प्राकृतिक दृष्टि से बसंत के आगमन की खुशी में पेड़ पौधे पुराने परिधान के रूप में पत्ते त्याग देते हैं तथा नए परिवेश के स्वागत के लिए पत्रों पुष्पों का नव सृजन करते हैं। आशा यही कि बीते हुए समय के ऐसे कार्य जिसकी वजह से असफलता मिली हो या दुख और कष्ट मिले हो, उन्हें वृक्ष के पत्तों की तरह त्याग दिया जाए। ध्यान देने की बात है कि वृक्ष पुराने पत्तों को ही त्यागते हैं, ना कि जड़ों और टहनियों को। बाह्य जगत का यह दृष्टांत अंतर जगत पर भी लागू करना चाहिए और समय अत्यंत प्रतापी है। संभव है वक्त ने काम, क्रोध, द्वेष, शत्रुता, असफलता, निराशा, तनाव, उद्विग्नता दी हो और उससे जीवन बदरंग हो गया हो तथा आहत रूपी प्रहलादहीनता की होलिका की गोद में चला गया हो, फिर भी ऊर्जा की नारायण का स्मरण करते हुए आत्मबल एवं आंतरिक शक्ति से जीवन में खुशियों के रंग की खुद ही तलाश करनी चाहिए, क्योंकि रंग भरने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। अपनी बुद्धि और विवेक की पिचकारी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है, देख रहे हो आप लोग। ये आप देखेंगे कि उल्लास का उत्सव, उल्लास उमंग को खुलकर अभिव्यक्त करने वाली होली एक ऐसा उत्सव है जो एक और जहां जीवन की एक रस्ता और जड़ता को तोड़ता है, वहीं दूसरी ओर मेल मिलाप के भाव के साथ पारस्परिकता का भी संदेश देता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इस संदेश को और अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम जीवन में आनंद का महत्व समझ सकते हैं। होली के रंग उत्साह और उमंग के प्रतीक हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन यदि उल्लास ना हो तो बहुत कुछ होते हुए भी जीवन रीता रह जाता है। होली इसी उल्लास को हमारे मन मस्तिष्क में झंकृत करती है और रंगों से सराबोर होकर हम केवल आनंद का अनुभव ही नहीं करते हैं, बल्कि उसकी महत्ता को भी समझने में समर्थ होते हैं। रंग ना हो तो जीवन निरस हो जाता है और निरसता को कोई एक आयोजन दूर भगाता है, वह है रंगों का त्यौहार होली। हर पर्व की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो खान पान से लेकर धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान से जुड़ी होती है। होली की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है उल्लास की अनुभूति। होली उल्लास उमंग का संचार करने के साथ यह भी बताती है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि दिवाली का लुटा और होली का कोटा
इसकी एफआईआर नहीं होती, रिपोर्ट नहीं लिखा जाती। आज आप किसी पर रंग डाल दीजिए, लड़ने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि कोई रंग आप किसी पर डाल दीजिए, वो खुशियां एक तरह से आपके साथ मिलने लगता था। आज मैंने भोपाल में देखा कि हर गली में, हर चौराहे पर पुलिस लगी हुई है। सोचिए कि त्यौहार मनाने के लिए भी आप लोगों को पुलिस की लेनी पड़ रही है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखिए, पहले का समय एक देखते थे कि आप देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में कोई जुलूस निकल रहा है तो हिंदू पानी पिलाने का काम करते थे, उन्हें सुरक्षा देने का काम, उन्हें की पूरी व्यवस्था की देखभाल करते थे। और जब हिंदुओं की कोई त्योहार होता था तो मुस्लिम आगे बढ़कर करते थे। लेकिन आजकल देखिए, नेता तो अपना काम कर लेते हैं, अपनी बातें बोल बोल के, कट्टरता फैलाकर, जाति धर्म के नाम पर अड़ाम सड़ाम बोलकर, लेकिन आम जनता बड़ी परेशानी में रहती है। चूंकि होली राजा और रंग के भेद को मिटाती है, ऊंच नीच के भाव को हरती है, इसलिए वह सामाजिक समरसता को भी पोस्ट करती है। और इससे शायद ही कोई असहमत हो कि आज हमें इसकी कहीं और अधिक आवश्यकता है। वैसे तो हमारे प्रत्येक उत्सव सद्भाव का संदेश देते हैं, लेकिन होली यह काम कहीं अच्छे से करती है। यह देखना सुनना दुखद है कि सामाजिक सद्भाव का संदेश देने और हर किसी को गले लगाने को प्रेरित करने वाले इस अनूठे उत्सव पर ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि होली और रमजान माह में शुक्रवार को नमाज एक दिन पढ़ने से कई शहरों में पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ रही है। यह आवश्यकता है एक तरह से मनुष्यता और हमारी सामाजिकता का निरादर है। होना तो यह चाहिए कि इस अवसर पर मेल जोल का भाव अधिक चटक हो। आखिर भारत की पहचान इससे ही होती है, यहाँ लोग अपने सभी पर्व मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे की खुशियां में शामिल होते हैं। इससे हिचकने वाले सद्भाव के वैरी ही कहे जाएंगे। आखिर जब सदियों में ऐसा होता आ रहा है तो अब क्या समस्या है? ध्यान रहे कि समस्याएं तभी आती हैं जब सहिष्णुता पर संकीर्णता हावी हो जाती है। संकीर्णता कट्टर की ओर ही ले जाती है। न केवल इस संकीर्णता का परित्याग किया जाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपसी सद्भाव का रंग और गहरा कैसे हो। और देखिए, हम लोग भी उनके जो हमारे नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, उसी पर हम लोग वोट देते हैं, इसलिए वो नेता करते हैं। हम वोट देना बंद कर देंगे जाति धर्म के नाम पर, इस तरह की हिंसा के नाम पर, वो नेता ये भी बंद कर देंगे। आप समझ रहे हो? और मैं कहता हूं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी क्या कह सकते हैं। आग में घी डालने का काम। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट के लोगों के रूप में भारतीय रुपए के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को हटाकर उसे तमिल भाषा में प्रस्तुत करने की जो हिमाकत की, वह आग में घी डालने वाली हरकत है। यह केवल राष्ट्रीय प्रतीक और परंपरा का निराधार ही नहीं है, भाषाविद की भड़काऊ राजनीति को अलगाववाद की हद तक ले जाना भी है। मुख्यमंत्री स्टालिन की इस हरकत की केवल निंदा ही की जा सकती है। माना कि वह सब अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से कर रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि वह अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्हें ऐसी छोटी ओछी राजनीति करने से रोका जाना चाहिए। उन्हें रोकने का काम विपक्षी दलों के मोर्चे INDI के घटकों को भी करना चाहिए, क्योंकि स्टालिन केवल झूठ का सहारा लेकर हिंदी विरोध की निकृष्ट राजनीति ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का भी काम कर रहे हैं। यह तय है कि उनकी हरकतें INDI की एकजुटता को भी चोट पहुंचाएंगी। INDI के घटकों को स्टालिन को याद दिलाना चाहिए कि रुपए के प्रतीक चिन्ह को जिस मनमोहन सरकार ने अंगीकृत किया उसमें द्रमुक भी शामिल थी। यदि स्टालिन यह समझ रहे हैं कि वह हिंदी पर अतार्किक रवैया अपनाकर तमिलनाडु के लोगों का भला कर रहे हैं तो यह उनकी भूल है। वह अपने लोगों की राष्ट्रीय पहुंच को सीमित करने के साथ द्रमुक को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से अछूत बनाने का भी काम कर रहे हैं। एक और आपको बात बता दूं, तमिलनाडु में इस तरह का हिंदी का विरोध पहले भी होता रहा है। आप देखते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति अलग ही दिशा में चली जाती है। चलिए एक बार आप लोगों को तमिलनाडु ले चलते हैं। ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, देख रहा है, ये तमिलनाडु है। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। बचपन को जीने का दिन है होली। देखिए, आज मैं कह रहा हूं ना, होली पर ही आप देखते हैं कि सभी आर्टिकल लिखे गए। पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कि देख लें आप लोग। चलिए देख लेते हैं। होली वास्तव में अपनों के बीच अपना बनकर रहने का दिन है। अपने भीतर के आकुलाते बचपन को बाहर निकालने का दिन है। सभी जानते हैं कि हम सबके भीतर बचपन दुबका हुआ होता है, जिसे कभी कभार निकलने का अवसर नहीं मिलता, और आप देखते हैं कि वह बाहर आने के लिए आकुलता रहता है। और पर समाज की बेड़ियां इतनी सख्त होती हैं कि हमें अपने बचपन को मार डालना पड़ता है। बचपन मरता तो नहीं है, पर निष्क्रिय होकर शरीर में कहीं दबा सा रहता है। उसे तो बस बाहर आने की प्रतीक्षा होती है।
अवसर मिलने पर वह बाहर आ ही जाता है। बचपन जीने का अंदाज हर किसी का अलग अलग होता है। हर कोई अपने बचपन को अपनी तरह से जीने की कोशिश लगातार करता ही रहता है। बचपन यानी उसका वह अतीत जो एक तरफ संघर्षों से भरा है तो दूसरी तरफ एकदम बिंदास होकर जीने की दिशा देने वाला भी है। बचपन में ना तो किसने न जाने कितनी स्मृतियां समाई होती हैं, जहां लाड़ दुलार होता है, गलती करने पर सबक के तौर पर पड़ने वाली मार भी होती है। हर कोई चाहता है कि वह बचपन के गांव में चला जाए, पर यह कोई नहीं चाहता है कि उसका बचपन सबके सामने आ जाए। लेकिन उसके भीतर यह चाहत होती है कि उसे बचपन जीने का मौका मिल जाता है। बचपन भले ही जिम्मेदारी के बोझ से बिलग होता है, पर यह उम्र होती है जब उसके भीतर संस्कार की बीजारोपण होता है, भविष्य की नींव तैयार होती है। इसलिए बचपन उस संपत्ति को कह सकते हैं जिस पर स्वयं का अधिकार तो होता ही है, वास्तव में यह दोस्तों की संपत्ति होती है और जिसे हम अपनी मानते हैं। बचपन के दोस्त भी बड़े अजीब होते हैं। हमारे लिए उनके भीतर भले ही कोई सम्मान ना हो, पर अनजाने में हम उनके लिए सदैव आदरणीय होते हैं। संपन्नता विपन्नता की कोई दीवार नहीं होती है जिसे लांघने के लिए सोचा भी जाए। और इसलिए होली के इस पावन त्यौहार पर यह कहना है कि इस पर्व पर हम अपने बचपन को बाहर निकालकर उसके साथ हो लें, तो यही सच्ची होली होगी। यह दिन बचता है जब हम पूरी शिद्दत के साथ अपनी युवावस्था, अपने बुढ़ापे के लबादे से निकलकर नन्हे कदमों से बाहर आएं। जब लोगों को हमारे इस बचपन के दर्शन होंगे तो निश्चित ही वे सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इस त्यौहार पर यह बता दिया जाए कि हमने ही बचपन को जिया है। हम भी कभी बच्चे थे, आज भले ही हमारे बालों पर सफ़ेदी आ गई है, पर भीतर के आकुलता बचपन को हमने कभी मरने नहीं दिया। इसी बचपन ने हमें अभी तक जिंदा रखा है और यह नहीं होता तो हम बहुत पहले ही मर गए होते। सबका बचपन जीवित रहे, लोग बुढ़ापे में भी बचपन को याद करते हुए बचकानी हरकतें करते रहे। यह होली का संदेश है। इन्हें भी देख लिया करिएगा, ये टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती हैं, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए। ये आप देखिए, शिक्षा के साथ अन्याय है भाषाई राजनीति। और जो दक्षिण भारत में चल रहा है ना, खासकर तमिलनाडु हिंदी का विरोध कर रहा है, उसी की बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कत्री भाषा फॉर्मूला जो ज्ञान और संवाद की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है, कुछ राज्यों को अपनी भाषाई अस्मिता पर संकट के रूप में देखता है। तमिलनाडु का विरोध केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भी जुड़ा है। किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य भाषाओं को जोड़ना होना चाहिए, न कि राजनीतिक कटुता को जन्म देना। वर्तमान विवाद हमें स्मरण दिलाता है कि शिक्षा नीति केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं होती है, बल्कि यह एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण और राष्ट्र की भावी दिशा का संकेत भी होती है। इसे राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर रखकर देखना ही उचित होगा। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसमें प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूले का पुरजोर विरोध किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके सरकार का तर्क है कि केंद्र सरकार इस नीति के माध्यम से दक्षिण भारत पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि तमिलनाडु वर्षों से दो भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी पर चलता आया है और इसे जबरन बदला नहीं जा सकता है। तमिलनाडु सरकार का विरोध वास्तविक शैक्षिक चिंताओं से अधिक राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित प्रतीत होता है। भाषा का मुद्दा लंबे समय से राज्य की राजनीतिक पहचान से जुड़ा रहा है। इसे राष्ट्रीय नीति के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। त्रिभाषा नीति कोई नवीन अवधारणा नहीं है, परंतु अब तो यह तो उसी शिक्षा योजना का विस्तार है जिसकी सूत्रपात 1968 में हुआ था, किंतु वर्तमान में इसे तुष्टीकरण और भाषाई राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब उत्तर भारत के विद्यार्थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली जैसी भाषाओं को सीख सकते हैं तो दक्षिण भारत के विद्यार्थियों को हिंदी से वंचित क्यों रखा जाए। हिंदी मात्र उत्तर भारत की भाषा नहीं है, अपितु समस्त भारत के संवाद का सेतु है। इसे थोपने का आरोप केवल भ्रांति मात्र है। तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि इस नीति से हिंदी थोपी जा रही है, वस्तुतः उस शिक्षा संस्कार के विरुद्ध है और जिसे भारतीय मनीषा ये सदियों से पोषित करती आई है। वस्तुतः मनुष्य जितनी अधिक भाषाओं से परिचित होता है उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक विकसित होती है। त्रिभाषा फॉर्मूला कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका आधार भारतीय संस्कृति की बहुभाषी परंपरा है। यह कहना है इससे किसी पर थोपा जा रहा है, वैसे ही है जैसे कोई यह कहे कि सूर्य को उगने के लिए बाध्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार यह नहीं कह रही है कि तमिल का स्थान कम है बल्कि यह चाहती है कि तमिलनाडु के छात्र भी हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा सीखकर देश के मुख्य धारा से जुड़े।
यह यदि त्रिभाषा फार्मूला हिंदी थोपने का साधन होता तो हिंदी भाषी राज्यों में भी अन्य भारतीय भाषाओं को अनिवार्य नहीं किया जाता, किंतु सरकार ने हिंदी भाषी राज्यों में भी तमिल, बंगाली, तेलुगु जैसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी किया। यह नीति संकीर्ण नहीं है बल्कि उदार है। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य केवल भाषाओं का अध्ययन कराना नहीं बल्कि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना है। यदि तमिलनाडु सरकार को अपने छात्रों की भविष्य का चिंता होती तो वह शिक्षा नीति को व्यापक दृष्टिकोण से देखती, ना कि इसे केवल भाषा तक सीमित रखती। नई भाषा को सीखना भाषाओं का ज्ञान संचार की शक्ति बढ़ाता है, संस्कृति का ह्रास नहीं करता है। यह कहना कि हिंदी सीखने से तमिल की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी वैसा ही जैसे यह कहना कि कोई व्यक्ति एक नई भाषा सीखकर अपनी मातृभाषा भूल सकता है। तमिल जैसी समृद्ध भाषा को कोई खतरा नहीं है बल्कि उसका प्रसार होगा। तमिलनाडु सरकार यदि शिक्षा के वास्तविक कल्याण के लिए चिंतित होती तो वह इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाती। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है, उसे राजनीतिक रस्साकसी का माध्यम बनाना समाज और भविष्य के साथ अन्याय है। राज्यों को अपनी शिक्षा नीति में स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक न्यूनतम समान शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है। यदि हर राज्य केवल अपनी भाषा और संस्कृति तक सीमित रहेगा तो भारतीय राष्ट्रवाद का क्या होगा। त्रिभाषा नीति का सफल क्रियान्वयन केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है, और यदि हम अपने बच्चों को बहुभाषी बना सकते हैं तो यह उनके लिए अवसर का द्वार खोलेगा, ना कि बोझ बनेगा। आज का युग वैश्वीकरण का है, जहां एक से अधिक भाषा का ज्ञान व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। त्रिभाषा नीति छात्रों को न केवल भारतीय भाषाओं से जोड़ती है बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। परिवर्तन सदा समाज की प्रगति का संकेत होता है। जो राष्ट्र समय के अनुसार शिक्षा को ढालते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। यदि तमिलनाडु सरकार वास्तव में शिक्षा सुधार चाहती है तो उसे संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर इस नीति को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक सुविचारित नीति है जो संपूर्ण भारत के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई है। भाषा को राजनीति का मुद्दा बनना शिक्षा के साथ अन्याय है। समय आ गया है कि हम संकीर्ण मानसिकता को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और ताकि भारत एक सशक्त और ज्ञान संपन्न राष्ट्र बन सके। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। प्रीलिम्स आप लिखेंगे क्या? प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू में आपको बैठना है। तो त्रिभाषा फार्मूला की पृष्ठभूमि। भारत की शिक्षा व्यवस्था में त्रिभाषा सूत्र कोई नवीन प्रस्ताव नहीं है बल्कि इसकी चर्चा स्वतंत्रता के समय से ही चली आ रही है। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ने ही इस सिद्धांत की नींव रखी थी। उनके मतानुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषाओं प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए। इसके उपरांत 1955 में मुदालियर आयोग ने द्विभाषा नीति का सुझाव दिया और जिसमें प्रादेशिक भाषा और हिंदी को अनिवार्य तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक भाषा के रूप में रखने का विचार प्रस्तुत किया गया, किंतु यह व्यवस्था भी सर्वमान्य नहीं हो सकी। भाषा के प्रश्न पर सबसे गंभीर विमर्श तब हुआ जब 1968 ही की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को विधिवत स्वीकृति मिली। इसका मूल उद्देश्य छात्रों को बहुभाषावादी दृष्टिकोण से संबद्ध करना था ताकि वे भारतीय भाषा की व्यापकता को समझ सकें और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संवाद स्थापित कर सकें। परंतु व्यवहार में इसे क्रियान्वित करने में अनेक बाधाएं आईं और यह केवल कागजी प्रस्ताव बनकर रह गया। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर लंबे समय से विरोध की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव आया तब इसके विरोध तीव्र आंदोलन हुआ। वर्ष 1939 में राजगोपालाचारी की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और फिर ब्रिटिश शासन ने फैसले को वापस लेते हुए हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तब यह आंदोलन अवश्य थम गया, परंतु आप देखिए यहाँ से राज्य में हिंदी विरोधी राजनीति का जो बीजारोपण हुआ जो आगे फलता फूलता ही गया। स्वतंत्रता के उपरांत भी जब 1965 में केंद्र सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया तो तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए। 1967 में हिंदी विरोधी आंदोलन पर चढ़कर एक राजनीतिक दल देवमुख मुन्नेत कड़गम तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गया। इसी के साथ हिंदी विरोध दक्षिण खासकर तमिलनाडु की राजनीति का आवश्यक उपकरण बन गया जो आज भी कायम है। यही कारण है कि तमिलनाडु सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में द्विभाषा सूत्र अंग्रेजी तमिल अपनाया और त्रिभाषा सूत्र को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। यानी भाषा केवल शैक्षणिक प्रश्न नहीं बल्कि राज्यों की सांस्कृतिक अस्मिता का भी विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब प्रस्तुत की गई उसमें त्रिभाषा सूत्र को पुनः बल दिया गया। इसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं सीखनी होगी, एक मातृभाषा, एक क्षेत्रीय भाषा और दूसरी हिंदी गैर हिंदी भाषी राज्यों में या कोई अन्य भारतीय भाषा तथा तीसरी भाषा अंग्रेजी। हिंदी अनिवार्य नहीं है, कोई अन्य भारतीय भाषा भी हो सकती है। इस प्रस्ताव का केंद्र सरकार ने यह कहकर समर्थन किया कि इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा, भाषाओं के प्रति आदान प्रदान बढ़ेगा और विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता की भी विकसित होगी।
किंतु तमिलनाडु सरकार ने इसे अपनी भाषाई संप्रभुता के विरुद्ध बताया। राज्य सरकार का मत था कि इस नीति के माध्यम से केंद्र सरकार हिंदी को जबरन थोपने का प्रयास कर रही है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में शिक्षा नीति के बनाते समय केवल राष्ट्रीय एकता की बात करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखना आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान बना रहे। त्रिभाषा सूत्र का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब इसे लचीलेपन के साथ लागू किया जाए और राज्यों को अपनी भाषाई नीतियों को अपनाने की स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए इस पूरे विवाद का समाधान संवाद और समावेशी नीति में निहित है। केंद्र और राज्य सरकारों को आपसी सहमति से एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो न केवल राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता और शिक्षा की व्यवहारिकता को भी संतुलित रखे। मैं तो ये सोचता हूँ कि अब सोचिए, भारत में ही लड़ाई हो रही भाषा की, अरे भैया राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर काम करे अच्छे से, यही है मुझे लगता है होनी चाहिए। आप देखिए एक्शन में पुलिस अपराधियों को सबक, पलामू में गैंगस्टर अमन साहू के मारे जाने के बाद घटनास्थल पर जुटे पुलिसकर्मी, देखना हो देख सकते हैं। ये संस्कृति समृद्ध परंपरा, ये आप देखते हैं कि हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है होली। आज कल कई लोग संस्कृति व परंपरा की प्रगति के मार्ग में बड़ी बेड़ी मानने लगे हैं, जिन्हें संभवतः हमारी संस्कृति समृद्ध संस्कृति से कम परिचय है। चलिए ये सब आप लोग देखते रहा करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे दैनिक जागरण में, उनकी कवर कर लिया है। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो बता सकते हैं। धन्यवाद।